आज हम ईरान और इजराइल के बीच जो हालिया टकराव हुआ है, हाँ। उसकी गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। हाँ, हमारे पास कई रिपोर्ट्स और विश्लेषण हैं इस पर। और हमारा मकसद है इस काफी उलझी हुई सी स्थिति के जो सबसे जरूरी पहलू हैं उनको समझना। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है 13 जून 2025 की। हाँ, 13 जून, जब इजराइल ने अचानक ईरान के 100 से ज्यादा ठिकानों पर हवाई हमले कर दिए। 100 से ज्यादा? और निशाने पर क्या था? देखिए, निशाने पर थी परमाणु जगहें, मिसाइल बेस और जो भी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो सब। अच्छा, और इजराइल ने क्या कहा? मतलब उनका मकसद क्या बताया गया? इजराइल का कहना था कि उनका मकसद ईरान के पास जो 60% तक साफ किया गया यूरेनियम है, हाँ, जो हथियार बनाने के लिए जरूरी 90% के काफी करीब माना जाता है। बिल्कुल। तो एक तो उसे कम करना, दूसरा ईरान की जो परमाणु ताकत है उसको बेकार करना। और एक बात और थी शायद, सरकार बदलने की। हाँ, कुछ विश्लेषणों में यह भी कहा गया कि शायद वहां सरकार बदलने की कोशिश भी इसका एक मकसद हो सकता है। मतलब ये सिर्फ परमाणु प्रोग्राम रोकने तक सीमित नहीं था। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? क्या? कि ये पहली बार हुआ जब दोनों देश प्रॉक्सी के जरिए नहीं लड़ रहे थे। हाँ, मतलब छुप कर नहीं। नहीं, बिल्कुल आमने सामने, सीधा सैन्य टकराव। इजराइल ने अपने सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स इस्तेमाल किए, F-35I, F-15I, F-16। बाप रे। हाँ, और एक साथ हमले किए। इतना ही नहीं, हमलों से ठीक पहले मोसाद ने ड्रोन से हमला करके ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी कमजोर कर दिया था। अच्छा, ये तो बड़ी तैयारी थी। तो जाहिर है ईरान चुप तो नहीं बैठा होगा। उनका जवाब कैसा रहा फिर? बिल्कुल, ईरान ने भी पलटवार किया, कई बार किया, बैलिस्टिक मिसाइलों से, ड्रोन से। कौन कौन सी मिसाइलें? कुछ नाम पता चले? हाँ, इसमें उनके हाज कासिम, फतह, हाइपरसोनिक। फतह? ये तो वही है ना जो बहुत तेज है और रास्ता बदल सकती है। हाँ, वही, जिसे रोकना बहुत मुश्किल माना जाता है। और खुर्रमशहर जैसी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें भी थीं। लेकिन इजराइल का एयर डिफेंस तो काफी मजबूत माना जाता है, आयरन डोम वगैरह। बिल्कुल, और वही हुआ। आयरन डोम, डेविड स्लिंग, इन सिस्टम्स ने ज्यादातर हमलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। तो अगर नुकसान की बात करें तो क्या तस्वीर उभरती है? दोनों तरफ कैसा रहा? देखिए, रिपोर्ट्स तो यही बताती हैं कि ईरान में नुकसान ज्यादा हुआ। 200 से ज्यादा आम नागरिक मारे गए या घायल हुए। बिजली, पानी जैसी जरूरी सुविधाओं को भारी नुकसान पहुंचा और उनकी जो हवाई सुरक्षा की ताकत थी वो भी कम हुई। और इजराइल में? इजराइल में नुकसान काफी कम रहा। कुछ लोगों के हताहत होने की खबरें आईं, लेकिन ज्यादातर मिसाइलें रोक ली गईं। इससे ये भी साफ हुआ कि इजराइल का डिफेंस कितना कारगर है। हाँ, ये तो है। तो इन हमलों का असली रणनीतिक मतलब क्या निकालें? क्या इजराइल अपने मकसद में कामयाब रहा? परमाणु कार्यक्रम रुक गया? देखिए, विश्लेषक मानते हैं कि इजरायली हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम की रफ्तार को कुछ समय के लिए धीमा जरूर किया है। धीमा किया है, खत्म नहीं? नहीं, खत्म नहीं किया। वजह यह है कि ईरान की कई जो अहम परमाणु सुविधाएं हैं वो जमीन में बहुत गहराई में हैं। अच्छा, वो सुरक्षित बच गईं। हाँ। तो ये एक तरह से बस कुछ वक्त की मोहलत मिली है इजराइल को। ये कोई पक्का समाधान नहीं है। और वो जो सरकार बदलने वाली बात थी, उसका क्या? विशेषज्ञ तो यही मानते हैं कि भले ही नेतन्याहू सरकार ऐसा चाहे, लेकिन इन बम हमलों से शायद ईरान में जो कट्टरपंथी हैं वो और मजबूत हो जाएं। हाँ, ये भी हो सकता है। लोगों में सरकार के लिए समर्थन बढ़ जाए शायद। बिल्कुल। असल में ईरान की राजनीति पर अगर कोई असर डाल सकता है तो वो शायद सिर्फ अमेरिका ही है। हाँ, ये बात तो है। तो अब ईरान के सामने क्या रास्ते हैं? वो तो बड़ी उलझन में फंस गया लगता है। बिल्कुल, ईरान एक मुश्किल मोड़ पर है। क्या वो और हमले करके जवाब दें जिससे लड़ाई और बढ़ सकती है, या फिर बातचीत का रास्ता अपनाएं, या तीसरा रास्ता भी है कि चोरी छिपे अपने परमाणु कार्यक्रम को और तेज कर दे, शायद और गहरी खुफिया जगहों पर ले जाए। एक बड़ा सवाल है उनके लिए, बहुत बड़ा। और इसका असर सिर्फ इन दो देशों तक तो सीमित नहीं रहेगा, है ना? पूरे इलाके और दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है या पड़ सकता है? निश्चित रूप से। खतरा तो यही है कि लेबनान, सीरिया, इराक, गाजा, यमन, जहां जहां ईरान समर्थित गुट हैं, हाँ, वो प्रॉक्सी, हाँ, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो लड़ाई फैल सकती है। और तब तो होर्मुज स्ट्रेट, जहां से इतना तेल गुजरता है, बिल्कुल, वो रास्ता बंद हो सकता है। और अगर वो बंद हुआ तो तेल की कीमतें कहां जाएंगी हम सोच भी नहीं सकते। हाँ, अमेरिका क्या कर रहा है इस सब में? अमेरिका एक तरह से बीच में फंसा है। वो इजराइल का साथ भी देना चाहता है, लेकिन एक बड़ी जंग को रोकना भी चाहता है।
संतुलन बनाने की कोशिश। हाँ, और उधर रूस और चीन है जो इस मौके का फायदा उठाकर मिडिल ईस्ट में अपना असर बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। और तेल बाजार, वो तो पहले से ही डामाडोल हैं और अस्थिर हो सकते हैं। तो आगे क्या होता दिख रहा है? क्या लगता है, ये तनाव कम होगा या और बढ़ेगा? देखिए, अभी और मिसाइल और ड्रोन हमलों का खतरा तो बना हुआ है। दोनों पक्ष शायद एक दूसरे को कमजोर करना चाहेंगे। कोई बातचीत की गुंजाइश? एक दिलचस्प बात यह है कि ईरान ने परमाणु मुद्दे पर बातचीत के कुछ संकेत दिए हैं, शायद ट्रंप के लोगों के जरिए, लेकिन ये इस पर निर्भर करेगा कि अमेरिका इजराइल पर कितना दबाव डालता है। लेकिन चिंता की बात भी है। हाँ, चिंता की बात यह है कि ईरान हथियार बनाने लायक यूरेनियम के काफी करीब है और ये हमले उसे शायद और ज्यादा खुफिया परमाणु कार्यक्रम की तरफ धकेल दें। और देश के अंदर क्या हालात हैं? देश के अंदर भी ऊर्जा की कमी, लोगों का विस्थापन, इससे मुश्किलें बढ़ सकती हैं, पर ईरान की सरकार अब तक काफी मजबूत दिखी है। तो कुल मिलाकर हम क्या समझें? ऐसा लग रहा है कि हम एक बड़ा मोड़ देख रहे हैं। सालों की जो लुका छुपी वाली लड़ाई थी, हाँ, वो अब खुले मैदान में आ गई है। बिल्कुल। इजराइल को फौरी तौर पर कुछ कामयाबी मिली है, कह सकते हैं, खासकर परमाणु कार्यक्रम को धीमा करने में। हाँ, सामरिक सफलता कह सकते हैं। लेकिन न तो ईरान की परमाणु क्षमता पूरी तरह खत्म हुई है, न ही वहां की सरकार बदली है। सही बात है। और ये जो टकराव है, ये इस पूरे क्षेत्र की स्थिरता, दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा और जो बड़ी शक्तियां हैं, उनकी कूटनीति के लिए दांव बहुत ऊंचा कर देता है। स्थिति अभी भी नाजुक है, बहुत नाजुक, और किसी भी तरफ जा सकती है। या तो तनाव कम होगा या फिर ये एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकता है। और आखिर में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब दो देशों के बीच इस तरह खुले टकराव का एक उदाहरण सेट हो गया है, तो क्या ये भविष्य में दूसरी क्षेत्रीय या वैश्विक ताकतों के बीच लड़ाई के तरीकों को बदल देगा? और इसके लंबे समय में भू राजनीतिक नतीजे क्या होंगे? सोचने वाली बात है।